enjoy the play Charm, written by Azhar Alam and directed by Uma Jhunjhunwal. Thank you. मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहे आप? ये पड़ोसन से क्या कह रही है? क्या कह रही है? और तुम किसके साथ थी? आपका मतलब? मुझसे मतलब समझ आके मैं 50 पर कह चुकी हूँ। मेरे मामले में कोई दखलंदाजी ना करे। समझा लो इसको। क्या समझा लो? हाँ? तो क्या फरीदा पर झूठ बोल रही है? मैं जो भी करूँ, मेरे मामले में कोई बोलने वाला होता कौन है? ये हाँ बहुत बोलती है तुम। क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? चल तू खाना लगा। तू यहाँ बैठ। माजिद। ये माँ। हाँ बेटा खाना खाने बैठ। नहीं अम्मा मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। और दीजिए इसे मोबाइल फोन। दिन भर यूट्यूब और व्हाट्सएप रहती है। आपकी वजह से बिगड़ी है ये। अच्छा। और तू किसकी वजह से बिगड़ा है? तू कौन सा दूध का धुला है? लो, अब मेरी बात ना क्या बीच में? रात रात भर घर से बाहर रहता है। तुझे किसने बिगाड़ा? बस यही होता है। जरा सा कुछ बोल दो तो सारा बुखार मेरे पर ही उतारा जाता है। पूरे घर में सामान में कैसे कौन सकता है? मैं तंग आ गई तेरे बिगड़े काम को सबक। अरे कौन कहता है मेरे बिगड़े काम को संभालने के लिए? रहने दीजिए, रोटी जहाँ पड़ी हुई मुझे उसी में खूबसूरती नजर आती है। तुझे तो खूबसूरती नजर आएगी बेटा। तेरे दिमाग में कचरा जो करा हुआ है? बंद कर सब। खाना खाया और बता मैं छोड़ दी। अल्लाह
काम धाम। और ये देखो पापा बता रहे और पैसे वही किनारे सजा दिए, दाढ़ी बनाई, ब्रश लेकर जहां तहां रख दिए। और ये नहाए पानी में साबुन छोड़ दिए करने के लिए। अरे यहाँ कोई नौकरानी है जो 24 घंटे तेरे काम करती रहेगी? तंग आ गई हूं मैं। अरे कौन कहता है वहाँ करने के लिए? रहने दीजिए जो जहाँ है। आपको जिस तरह ध्यान देना चाहिए ना, उधर ध्यान दीजिए। अभी बताता हूँ। ये देखिए। क्या देखूं? देखिए इस घर का हमें क्या करना चाहिए, लेकिन सब खत्म हो जाएगा मैं कह देता हूँ। ये तुम्हारे अब्बू का काम है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे तुम उन्हें समझाइए, उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। अपनी जिम्मेदारी समझ लो, वही बहुत है। क्या कहा आपने? अरे बंद करिए फ्लैक्शन। ये पास करने के बाद भी ऑटो चला रहा हूँ, वो भी भारी बातों, सिर्फ इस घर के खातिर। इस घर की खातिर तुझे ऑटो चलाने के किसी ने नहीं कहा। अच्छा, अगर मैं नहीं करता तो क्या करता? किसी कंपनी में नौकरी करते या सरकारी नौकरी पाने के लिए इम्तिहान देते। सरकारी नौकरी, कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। इसमें हंसने वाली क्या बात है? ये बात आप नहीं समझ सकती। ये बात आप उनसे पूछिए ना, तो ये तो गए थे एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने, आ गए लौट कर, अब घर पर बैठ कर वजीफा पढ़ते हैं। यहाँ मेरे मुर्शिद, यहाँ मेरे मौला, यहाँ मेरे मुर्शिद, यहाँ मेरे मौला। मेरा मजाक नहीं बनाओ। अम्मी, क्या आपको नहीं पता कि हमारे दादा जब 1977 में बांग्लादेश से यहाँ कोलकाता आए थे? अरे सरकारी नौकरी तो दूर, किसी प्राइवेट कंपनी में चपरासी की नौकरी भी मिल जाए ना तो वो भी बहुत है। लेकिन हम लोग बांग्लादेशी तो नहीं है ना? पर मुसलमान तो है ना, वो भी सरहद पार से आए हुए मुसलमान। हिंदुस्तानी है हम। सन 1948 में गांधी जी की गिरावट पर हजारों की तादाद में पाकिस्तान का एक मुसलमान यहाँ अपने वतन लौट आए, हिंदुस्तान। उनमें से तुम्हारे दादा भी थे। जब 1948 में वापस आ गए थे तो हमारे दादा हुजूर को दोबारा बांग्लादेश जाने की क्या जरूरत पड़ गई? हिंदुस्तानी पासपोर्ट पर गए अपनी बीवी और अपने 2 साल के बेटे यानी तुम्हारे अब्बू के साथ हनीमून मनाने गए थे दोनों मियां बीवी, अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लेकर। अच्छा, अरे कहाँ कहाँ जाएगा, सब कुछ यहाँ है, फिर भी चले गए वहाँ घूमने, अपनी औलाद की जिंदगी को जहन्नुम बनाकर। इस जवान को लगाम दे, 2 पैसे क्या कमा कर लाता है, घर में हम सब हमारे घर बैठा, शर्म नहीं आती जो कहता है? तुझे क्या लगता है ये घर तेरे पैसों से चलता है? अच्छा, तो फिर ये घर कैसे चलता है? अब्बा की तनख्वाह से? अच्छा, अरे स्कूल से जो तनख्वाह मिलती है ना, वो वकील को ले जाकर दे देते हैं। और उन्हें चटाई पर बैठकर दुआ पढ़ने से फुर्सत नहीं है। हर बेटी का हाथ आपके सामने ही है। तू रजिया के पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ गया। उसने तेरा क्या बिगाड़ा है जो बाहर से आके तुमसे थप्पड़ मारा? शर्म नहीं है तुझे? शर्म तो उसे आनी चाहिए जिस तरह की हरकतें वो कर रही है। सुना नहीं क्या करेगा फिर तक अबू? उस आदमी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लोगों के घरों में तामझाम करने की आदत है उसकी। ये मगर उन्होंने जब वो पार्क में देखा था ना, क्या ये भी झूठ है? अरे देख लिया तो क्या क्या तूफान हो क्या? ये वो भी क्या लड़के के साथ? अच्छा ठीक, मैं पूछूंगी उससे पार्क में क्या कर रही थी, क्या लड़के के साथ क्यों बैठी थी, लेकिन तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? मैं सिर्फ उसे पूछ रहा था, मगर वो जबान चलाने लगी। अभी उसके सर पे उसके माँ बाप का साया है, उसे पूछने के लिए हम दोनों जिंदा हैं। जैसी आप लोगों की मर्जी।
इसलिए मैंने ना घर के मामले में कुछ भी कहना छोड़ दिया है। बहुत अच्छा किया। कुछ भी बुरा कहने से तो अच्छा है कुछ नहीं कहना। अच्छा, मैं जो इस घर के बारे में सोचता हूँ भले के लिए सोचता हूँ, तो बुरा करता हूँ। काश तुम भले के लिए सोच पाते। अच्छा, कैसे? ऐसे या फिर ऐसे? तेरे दिमाग में ना फितूर भरा, तू उसे के मुताबिक सोचता है और करता है। क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे दिमाग में इस तरह का फितूर भरा हुआ है? अभी थोड़ी देर पहले तूने रजिया को मारा, वो तो उसके बाद तूने माँ से इसका मजाक उड़ाया, अब मुझसे उलझ रहा है। कल शाम को तुमने अपने अब्बू से ऊंची आवाज में बात की, शर्म नहीं आती तुझे? अम्मी, मैं तो चाहता हूँ कि इस घर से बनाए दोनों। इतने बरसों से मुकदमा चल रहा है, क्या सीखो? अच्छा, और जो भी कर रहे हैं हमारे भलाई के लिए ही कर रहे हैं। अरे हाँ भाजन, हाँ, दादा ये मुकदमा अब्बा के भलाई के लिए लड़े, उनकी बात हमारे अब्बा हमारी भलाई के लिए, हम लोग भी अपने बच्चों के भलाई के लिए लड़ते रहेंगे, है ना? इस बात पर जितनी आसानी से तुम तंज कस रहे हो ना, ये बात अपनी मामूली भी नहीं। मैं कोई तंज नहीं मार रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो फिर बहुत भौंका तरीका है तुम्हारा। तो मैं भौंका हूँ, मेरे दिमाग में फितूर भरा हुआ है, यही सब ना। अच्छा, किसी को भी मुसीबत भरी जिंदगी जीने का शौक नहीं। ये उदासी से भरे रात और दिन क्या तुम्हारे अब्बू ने जानबूझकर अपने मुकद्दर में ले लिया है? क्या तुमने कभी उनकी नफ्सियाती हालत समझने की कोशिश भी की है? अरे बहुत बढ़िया पैसा। अच्छा, समझ में नहीं आता है। अच्छा, रोजाना रात को सोते वक्त शुरू हो जाता है। साले की खराबी पापा ने अपने मशवरा दिया, उसकी मुनाफा बदतमीजी की बंद होती है। अरे इससे कुछ नहीं होने वाला। कहाँ जा रहे हो? ये घर कोई बहुत बड़ा बंगला नहीं है, ये छोटी सी बड़ी आलीशान कोठरी है, और उसी के साथ ही लगा बनके दरबी जैसा शानदार बड़ा सा सहन। कहाँ हम लोग एक साथ होते हैं, जो भी सोते कहाँ है, बल्कि पदक की आसान तक इनका वजीफा सुनते रहते हैं। आज जा रहा हूँ फुटपाथ पर सोने। हाथ को धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। इस घुटने की दर्द ने तो मार डाला है। आपसे एक बात करनी थी। कहो। रजिया के रंग ढंग आजकल कुछ ठीक नहीं लग रहे। बच्ची है अभी, ये बड़ी हो जाएगी तो अपने आप समझ आ जाएगी। खाक समझ जाएगी। मेरे कुर्ता पैजामे में अच्छे से ग्लव लगा दिया ना। कल अमन कमेटी का जलसा आया है, इस बार सोच रहा था कि जलसा मद्रासे के अंदर ना करवाकर खुली जगह में करवाता। क्या रात ना कागजात में मुझे रखे, खाना खाइए पहले। और दूसरे मेंबरों ने कहा कि जितना चंदा मिलने की उम्मीद थी मिल पाया क्या? आप क्यों इन जलसा जुलूस के चक्कर में पड़े रहते? जब अमन कमेटी वालों को ये पसंद ही नहीं तो आप क्यों दंडे सर लेते हैं? अरे भाई मैं अकेला नहीं हूँ, और लोग भी है तेरे साथ। इस जलसे जुलूस से हमारा क्या फायदा? हमारे दिन तो ऐसे ही गुजर रहे हैं ना। सब अल्लाह की मर्जी है भाई।
अल्लाह की क्या मर्जी है? स्कूल में आपकी तनख्वाह मामूली सी है और ये इस इलाके का काउंसिलर आपको बेवकूफ बना रहा है। अमन कमेटी के प्राइमरी स्कूल में आपको टीचर की हैसियत से नहीं रखा गया है, आपसे वहां की दरबानी कर रहा है। समझने की कोशिश करो भाई, अगर उनकी बात नहीं मानी तो वो लोग सवाल हो जाएंगे और ये घर भी आते चला जाएगा। समझने की कोशिश करो। मैं सब समझ रही हूँ, आप नहीं समझ रहे। इस घर में सबसे बुरी नजर इस काउंसिलर की है। वर्षों से मुकदमा चल रहा है ना? कोई फैसला हुआ क्या? देख लीजिएगा। और वक्त बोर्ड का जाल बिछाकर इस पूरी प्रॉपर्टी पर वो कब्जा कर लेगी और यहाँ देखते देखते बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देख लीजिएगा। समझने की कोशिश करो। मैं क्या समझने की कोशिश करूं? दम घुटता है यहाँ पर। हर चीज बेतरतीब है। आपको रात दिन इन मुकदमे के कागजात से फुर्सत नहीं है और बड़ा बेटा रात दिन सिर्फ वजीफा पता रहता है। छोटे का हाल तो आपने देख लिया, तब तक भी सोता जाता है। को पता है आज क्या हुआ था? स्कूल से भागकर पार्क में चली गई थी, किसी गैर लड़की के साथ बैठी थी। पड़ोसन ने देख लिया तो चटखा लेके कहने लगी, आज के कोई अपने बेटे को ही संभाल ले, बच्चों को संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। आप कुछ कहते क्यों नहीं? क्या कहूँ? क्या बोलूं? क्या कहूँ? ये बताइए कि मैं उसका क्या करूं? उसके जबान कहां से क्यों बढ़ा? यहाँ मोहब्बत पता नहीं अम्मा मुझे अजीब सी नजरों से क्यों देखती है। मैं तो हमेशा इस घर की खुशहाली के लिए दुआएं करता हूँ, पंजगाना नमाजें पढ़ता हूँ, तहज्जुद की नमाजें पढ़ता हूँ, जुमे का खुतबा सुनता हूँ। या मेरे मौला, या मेरे मुर्शिद, या मेरे मौला, या मेरे मुर्शिद, या मेरे मौला, या मेरे मुर्शिद।
कौन सितारा होटल? स्विमिंग पूल। तुम्हारी जिंदगी का गुजरा हुआ पल होगा। वह गुजरा हुआ पल जो एक बेमजा जिंदगी की कहानी है, क्योंकि तुम्हारी पुरानी जिंदगी बिल्कुल बेमजा थी। एक छोटे से घर में माँ बाप और भाइयों के साथ। इससे ज्यादा खौफनाक और क्या हो सकता है? इसे याद करना भी दिल दहलाने वाला होगा। यह तुम किसी के भी सामने फाश नहीं करोगी। यह एक दिन तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र में दफन हो जाएगा। तुझे इसीलिए नहीं आ रही? तो खुली आंखों से सपने दिख सकते। हाँ, मैं सपने देखती हूँ। धप्पा। अच्छा, धप्पा। कहाँ देख अब की रुक ये हमें ख्वाब जरूर देखने चाहिए मेरी बच्ची, लेकिन हमें ख्वाब वही देखने चाहिए जो सच हो सके। अम्मा, ख्वाब सच हो या ना हो, मैं तो देखती हूँ, और ये मैं किसी को नहीं बता सकती। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ। हाँ? तो स्कूल से भागकर आ गई और वो भी किसी घर वाले के साथ? अम्मा, मैं स्कूल से भागकर नहीं गई थी। वो स्कूल में ना आज स्पोर्ट डे था, तो फर्स्ट हाफ में छुट्टी हो गई थी और मैं सीधे घर आने की बजाय पार्क में जा रही थी।
और वो भी एक लड़के के साथ स्कूल के ड्रेस में क्यों? अम्मा, मेरी कोई इससे दोस्ती वोस्ती भी नहीं है। उसने मुझे देखा तो मेरे पास आकर बैठ गया और बस फरीदा के अब्बू ने यहाँ आके चुगली लगा दी। नहीं, तुझे स्कूल ड्रेस में जाने की जरूरत क्या थी? पार्क में बैठ भी गई तो कौन सी कयामत आ गई? गलत रास्ते के दरवाजे इसी तरह से खुलते हैं और फिर वापस आने का कोई दरवाजा नहीं बचता। ओहो, अच्छा ठीक है, मैं अब नहीं जाऊंगी, पक्का पक्का। चलो बात। हाँ, एक और बात बता। क्या? तो क्या? ये तेरे दिमाग में मॉडलिंग शॉटिंग क्या चल रही है? क्या ये हमारे जैसे लोगों के लिए है? अम्मा, मैं जानती हूँ ये मॉडलिंग वगैरह मेरे लिए नहीं है। ना मैं इतनी सुंदर हूँ और ना मेरे पास ये सरिया है। लेकिन अम्मा, मुझे मॉडल बनना है। इस जिंदगी का तजस्सुर करते ही मेरे अंदर खुशियों की समंदर छाल मारने लगती है अम्मा। उस वक्त मैं आपका परेशान चेहरा भूल जाती हूँ। अब आकार चिड़चिड़ापन में मुझे नजर नहीं आता था। ना माजिद भाई के वजीफे की आवाज आती है और ना ही अरशद का चिल्लाना। किसी की कोई खबर नहीं रहती। मुझे लगता है मैं इस दुनिया में अकेली जीने वाली लड़की हूँ। जो सोशल मीडिया पे देखती हूँ अम्मा, उसे जीना चाहती हूँ। ख्वाब नहीं सही अम्मा, पर मुझे बहुत सुकून मिलता है। ये मैं किसी को नहीं बता सकती। तेरा इस तरह से जिंदगी नहीं चलती मेरी बच्ची। अब पढ़ाई कर ले। अरे नहीं बॉस, घर में थोड़ा झमेला हो गया तो मैंने बड़ा भाई को सारा समझा के थक गया यार, उसको समझने को तैयार ही नहीं है। क्या हुआ? फिर अपने बीवी को लेके झमेला किया? अरे नहीं यार, देख वो ऐसा ना कि मेरी बहन का रिश्ता लग गया, अब लड़का वाला जल्दी शादी करने के लिए बोल रहा है, लेकिन मेरा भाई बोल रहा है नहीं, अभी नहीं, मरने के बाद। अब एक बात बता, जब रिश्ता पक्का हो गया है और लड़का वाला जल्दी शादी करने के लिए बोल भी रहा है तो उसको क्या दिक्कत हो रहा है? कर दो ना। ठीक तो है, ये बात तेरे भाई को समझ में नहीं आती। अरे तू नहीं समझेगा बाबा, हम सब समझ रहे हैं। शादी में पैसा खर्चा होगा ना, इसलिए अपना हाथ करने मांग रहा है, बस इसी बात को लेकर थोड़ा तू में हो गया। अच्छा ठीक है भाई, ज्यादा टेंशन मत ले। सिगरेट अच्छा सर, हाँ बोल। सुन ना, आज वो मुतवल्ली को देख रहे तेरा घर का बाहर, तू लोग भी था उसका साथ। अच्छा क्या कर रहे थे लोग वहां पर? वो मुतवल्ली तेरा घर का चारों तरफ का जो एरिया है ना, उन लोगों के इशारे से देखा रहा था, और वो जो तेरा घर का पीछे वाला गेट है उधर झांक रहा था, कुछ बात कर रहा था। हाँ सब समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बता, तेरा घर को लेकर वो पासपोर्ट वाला फिर को नोटिस पे जाएगा? पासपोर्ट की मां का ये लोग साला कुछ ना कुछ भेजते ही रहता है। अरे भाई, अल्लाह जाने भाई तेरा तो सब झमेला कब खत्म होगा यार। तो पहले वाला मुतवल्ली साला हम लोगों के साथ बेईमानी किया, एक बार मिल जाए साले को काट कर रख देंगे। और अभी का वो वक्फ कमेटी और काउंसलर दोनों मिलके जो कर रहा है ना, सब समझ में आ रहा है, ये इशारे पे कर रहा है। साला सबको देख लूंगा मैं,
ए बाबा, पागल मत बन। तू नहीं सकेगा उन लोग से, बहुत बात नहीं होता पार्टी में। अबे मामूली सा काउंसलर है और क्या। भाई सिर्फ काउंसिलर नहीं है, बहुत बड़ा माफिया है, माफिया। इस एरिया में जितना भी बिल्डर है ना, सबका सब ऐसा काम करता है। तेजा अरे यार, अरे भाई बात समझ। इस एरिया में ना उसका आदमी लोग को सलामी दिए बिना देखो बाड़ी बनाना बहुत दूर का बात है। ये छोटा सा पान दुकान नहीं खोल सकता कोई, समझ बात को यार। सही बोला। अपने इलेक्शन में इस काउंसलर को हटाना ही होगा। अरे यार कैसा समझाए रे बाबा। देख बात समझने में मुश्किल है। तेरा अब्बा ठहरा शरीफ आदमी, इसलिए वो लोग किसी गुंडागर्दी नहीं कर पा रहे, इसलिए किसी और तरीके से काम कर रहा है, समझ रहा है ना। सारी गलती मेरे बाप की है। अबे जो हुआ सो हुआ। एक बिल्डर जगह खाली करने का पैसा दे रहा है, उन्हें ले लेना चाहिए, लेकिन नहीं लेना उनको। छोड़ भाई, हटा, टेंशन मत ले यार, से सब ठीक हो जाएगा। भाई हम लोगों की जिंदगी में ना टेंशन के अलावा कुछ नहीं है। हाँ भाई बात तो तू सही बोल रहा है, मगर इस बिस्तर के ऊपर इस खुले आसमान के नीचे सोने के बाद सब टेंशन खत्म। आजा मेरी जान, सो जा। सही कहा भाई। खुला आसमान के बिस्तर, कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं। दिन भर ऑटो चलाता, रात को सारा दोस्तों के साथ हंसी मजाक, और फिर ये शाही बिस्तर पर लेटते ही सारा टेंशन भूलकर अपनी दुनिया में गायब। अबे तेरी माँ, खुला रास्ता, फुटपाथ और ये कुत्ते। दो तीन कुत्ते आपस में भौंक रहे हैं। सामने लैंप पोस्ट है, उसमें जलती हुई ये बत्ती और उससे लगे हुए ये इलेक्ट्रिक तार, टेलीफोन के तार, केबल टीवी के तार, चारों तरफ बिल्डिंग में घुसते हुए। बिल्डिंग के ऊपर छत, छत से ऊपर आसमान, रात का आसमान, खुला आसमान, टुकड़ों में आसमान। चांद ना कोई तारा, बस जैसे हल्की सी अचानक ऊपर की तरफ खींची हुई। फिर दूर दूर तक कोई नहीं, ना कुत्ता ना आदमी, सिर्फ मैं। ब्लैक लेडी के जीन्स में, पैरों में बूट रहेगा, स्पोर्ट्स बाइक पे बैठा हुआ, बगैर हेलमेट का बाइक स्टार्ट करता हुआ, जी 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 बिताता हुआ, फिर तेजी से उड़ता हुआ, हवाओं से पार निकलता हुआ, ना कोई डर ना कोई खौफ, आजाद, बिल्कुल आजाद। अचानक
की आवाज। मन की सिसकने की आवाज। बाबा, गुमसुम-सा चेहरा। रज़िया की रोने की आवाज, अजान की आवाज, वजीफा पढ़ने की आवाज, दरवाजा, बिस्तर, बावर्ची खाना और फिर सन्नाटा, शोर मचाता हुआ सन्नाटा। सन्नाटे से बाहर चारों तरफ बिल्डिंगें, उसके घर की खिड़कियां कुछ खुली हुई, कुछ बंद। किसी में रोशनी, किसी में अंधेरा। खामोशी, चारों तरफ खामोशी। फुटपाथ पर सोए हुए लेकर हम मुफलिस लोग कभी कभी सन्नाटे को छीनते हुए मोटरसाइकिल और कार मुंह चिढ़ाती हुई मजाक बनाती, सनसनाहट गुजरती हुई गाड़ियां और फिर ये बिस्तर, मेरा बिस्तर, शाही बिस्तर। कभी कभी पिछले 4-5 दिन से आपको बहुत परेशान देख रही हूँ। कोई बात है तो बताइए। मेहरबानी करके तुम यहाँ से चली जाओ। माजिद, ये मेरा चश्मा की तरफ देखो तो। हाँ। अच्छा सुनिए जरा। कौन सी तारीख लिखी है? 19/4/1985। और ये किसके नाम की चिट्ठी है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का लेटर है जो वक्फ बोर्ड के नाम लिखा गया। आप क्या मुतवल्ली के नाम पॉकेट में? ला ला ला, इसे फाइल में रखो, कहीं फिर से भूल जाता है। ये बहुत जरूरी कागज है, इसको याद रखना। माँ जी, ये माँ, ये मुझे बताएगा बात क्या है? कल से देखूं तुम्हारे बेटी का ठीक नहीं है। जब से जैसे से लौटे हैं, उनका दिमाग चिड़चिड़ा होके रखा है। माँ क्या है? कल जलसा में कौंसल के साथ इकबाल भाई भी थे और साथ में वो वकील भी था जो वक्फ बोर्ड की तरफ से केस लड़ रहा था। तो फिर जलसा खत्म होते ही इकबाल भाई और वकील दोनों अप्पू पर चिल्लाने लगे। वहाँ कौंसल भी तो था। वो चुप था, बल्कि वो अप्पू को समझा रहा था कि वो उनकी बात को मान ले। वो लोग कह रहे थे अगले हफ्ते जो हियरिंग है उसमें केस रफा दफा हो जाए, फैसला मस्जिद और वक्फ बोर्ड के हक में जाए। क्या बोला तुम? मस्जिद के हवाले हो जाएगा? हक में जाए।
ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? क्या मेरे अब्बू ने इस सारी प्रॉपर्टी को मस्जिद के हवाले किया था? हाँ, नहीं किया था, लेकिन किसको मालूम है कि उन्होंने हवाले नहीं किया था? तेरे अब्बू को मालूम। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग उनसे केस नहीं जीत सकते हैं। अरे पूरा माफिया लगा हुआ है इस प्लॉट फाड़ने के लिए। बिल्डर अंदर ही अंदर अपना काम कर रहे हैं। मुसलमान होने के नाते वो लोग हमें इस केस के पैसे देने को तैयार है, और साथ में वो खर्च भी देने को तैयार है जो आपके केस में खर्च रह गए। अगर पैसा नहीं लेना चाहते हैं तो खान किनारा में इससे भी बड़ा प्लॉट में दे रहे हैं। क्यों नहीं समझ में आती बात आपको? मुझे कोई भी बात समझ में नहीं है। तू एक बात को समझ, ये जो घर है ना, और घर के बाहर की वो जमीन, और जमीन के ऊपर बनी हुई ये सारी रहने की बिल्डिंग, ये सब हमारी पुश्तैनी जमीन पर है। समझ जिसको, फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा, अब एक एक को देख लूंगा। मुझे बस कागज भी फैसला करना है। पता है ना, हम लोगों के माथे पर एक निशान लगा हुआ है, बांग्लादेशी का। हम लोग बांग्लादेशी नहीं है, अरे हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं, समझा? हम इंडियन हैं। पर बरसों से अंग्रेजों के जमाने से हमारे ऊपर के इसी जमीन पर रहते आए हैं। हाँ, हमारा कपड़ों का इधर जो है ये सारी गैर बिल्डिंगें जो है, ये हमारा कपड़ों का कारोबार हुआ करता था। अरे ऐसे कैसे कोई हमारा उस खाली जमीन पर ले जाएगा भाई? कौन ले जाएगा बता? नया शरीयत कानून लागू होने वाला है, फिर देख लीजिएगा क्या क्या होता है। अरे सीएए, एनआरसी, एनपीसी पर जब काम शुरू होगा तो समझ में आ जाएगा कि हम लोग कहाँ रहते हैं, आपके इस जागीर में या डिटेंशन कैंप में। पागल तो नहीं हो गए? अच्छा, परसों से जो हम लोग वोट देना है, हमारे पास वोटर कार्ड है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास आधार कार्ड है, ऐसे में हमें निकाल देना, कैसे बात कर रहे हैं? याद रखिए, जब बंटवारा हुआ था तो हमारे दादा आप मसले की पाकिस्तान चले गए थे, मैं जानता हूं, ये क्या कहता था ना, जो आज बांग्लादेश है। अरे इसे बताओ कि गांधी जी के बुलाने पर हिजरत किए हुए कई मुसलमान खाना वापस अपने घर आ गए, और मेरे बाप आ गए, और उन्हें अपना पुश्तैनी जमीन पर मालिकाना हक था और है। हाँ, मैं कबूलता हूं उनसे गलती तो हुई है। उधर वो खुल्ला में जो जमीन खरीदी थी उसका मुआवजा लेने के लिए वो दोबारा वापस वहीं चले गए, लेकिन कानूनी तरीके से गए थे। हिंदुस्तानी पासपोर्ट, वो पासपोर्ट है अभी देखो। जरूरत ही क्या थी दोबारा जाने की? वो नहीं जाते दोबारा, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद खिल गया है, जिसकी वजह से उन्हें कारोबार में जबरदस्त घाटा हुआ। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी और यहाँ उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। 1947 में उन्होंने जो जमीन खरीदी थी, जो अभी बांग्लादेश में है, 1962 तक उनके नाम में रही। उसके बाद पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया और उसका मुआवजा मुकर्रर करते हुए कहा कि जिसकी जमीन है वो आकर ले जाए, या फिर हुकूमत हिंद उसे अपने खाते में ले ले और जमीन के मालिक को उसी कीमत की कोई जमीन या पैसा दे दे। लेकिन पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ गई थी, अब यहाँ की हुकूमत ने अपने खाते में इस रकम को लेने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्हें जमीन का निपटारा करने वहां जाना पड़ा। वहां जाना मुमकिन नहीं था, ये हमारी दादी और उनके छोटे से बेटे यानी हमारे अब्बू की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन्हें जाना पड़ गया है ना। जब से वो संभाला है इससे घर में सुनता आ रहा हूं, अरे वहां गए थे जरूर, लेकिन जमीन के पैसे तो वसूल नहीं कर पाए ना। वसूल नहीं कर पाए पैसे, सब किस्मत का खेल है बच्चे। जब वो आप पहुंचे तो बदकिस्मती देखो, मुशरिकी पाकिस्तान की सियासी हालात खराब से खराब तर होते चले गए और फिर वो 2 हिस्सों में बंट गया और एक नए मुल्क का जन्म हुआ बांग्लादेश के नाम से।
तो बांग्लादेश की हुकूमत ने मुआवजा देने से साफ इनकार कर दिया। चारों तरफ मार काट का माहौल, हमारा बंगाली किनारे से पूरा देश गुजर रहा था। उर्दू बोलने वालों को पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा था। किसी तरह तुम्हारे दादा जान बचाकर खान कलकत्ता आ गए। यहाँ आए तो इस मकान पर किसी और का कब्जा था और वो तमाम उनकी जमीनें जो उनकी मिल्कियत हुआ करती थी वो वक्त बोर्ड ने अपने कब्जे में थी। किसी ने यह अफवाह दी कि तुम्हारे दादाजान मशरकी पाकिस्तान में जाकर फंस गए थे, इसलिए यहाँ के मुतवल्ली को यह खदशा हो गया कि कहीं यहाँ की सरकार सारी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में न ले, इसलिए उसने सारी प्रॉपर्टी मस्जिद को वक्फ कर दी जो आज भी गैर कानूनी है, और कुछ हिस्से अपने पास रखकर इसे बेचकर यहाँ से चला गया। हालात भी बदल गए, यहाँ किसी को किसी की फिक्र नहीं है। जब मैं शादी होकर घर आई थी ना, तो मैंने अपने ससुर को कोर्ट के चक्कर काटते देखा। उनके गुजर जाने के बाद तुम्हारे अब्बू को उसी तरह से देखती आ रही हूँ। जानता है, सुनवाई से 2-4 दिन पहले तुम्हारे दादा हुजूर के चेहरे का रंग उड़ा गया था, ठीक उसी तरह जैसे अभी तुम्हारे अब्बू की हालत रहती है। ऐसा महसूस होता कि इस घर में जिनजिनाहट का साया हो या किसी का गुस्सा या कोई बददुआ, कोई अजान जिसे मैं ठीक महसूस कर पाती हूँ, देख पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता सब कुछ साफ साफ दिखता है, ठीक वैसे ही जैसे मैं हर रोज सूरज को डूबते और निकलते देखती। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे बर्फीली सर्द हवा जिसको चीरती हुई हड्डियों में बेबस हो जाती है, या फिर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे गर्मी की सख्त धूप में लोग की गर्म हवाएं जिसको झुलसा देती हो। इसे आप अगर बचना भी चाहो ना तो नहीं बच सकते। ये अनजाने अपने हमारे घर में दाखिल हो, बेगाना होकर मालूम सर ये हर जगह अपना वजूद कायम करना चाहता है। ये हर कदम पर हमारे साथ, ये आसिफ साया, ये साहब, इनका ताल्लुक इस घर से रूह जिस्म की तरह है जिसे अलग करना चाहोगी तो अलग नहीं हो सकता। देख क्या है, अच्छी तरह देख, पता क्या है? वो आपको समझ में नहीं आ रहा, हम लोग इसे केस नहीं जीत सकते हैं। अरे पैसा ले ले या फिर काम किनारे में जो जगह तेरे वहां चले जाए हम लोग। काकीनाडा में कौन सी जगह दे रहे बता, कौन सी जगह? लोगों की बस्ती में था। तेरी अम्मी और बहन को ले जाए वहां खानपुर के पास, और पैसों के नाम पे कितना? सिर्फ 10 लाख। तुझे ये सारी प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की लगती है? आप जो कह रहे इस बात को मानता हूं मैं, पता है मुझे, मगर क्या आपको मालूम, नागरिकता के नए कानून पर जब काम शुरू होगा तो यही काउंसलर और मुतवल्ली हम सभी को बांग्लादेशी साबित करवा देंगे इस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए। हार में जब तू मेरा नागरिकता कानून, मैं कौन हमने बांग्लादेशी साबित करवाया? बता मुझे कौन? यहाँ का काउंसलर और मुतवल्ली। अच्छा, अरे कहने को तो मुसलमान है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए हम सभी को बांग्लादेशी साबित करवा देंगे। तो ये क्या है? ये क्या है? अरे ये तो कह रहा हूँ, ये क्या है? ये है मेरे माता पिता का हिंदुस्तानी पासपोर्ट है, और ये क्या है? ये है मशरकी पाकिस्तान जाने के लिए इजाजतनामे का स्तंभ भारत सरकार का। और ये देख, ये क्या है? आगे ये है बांग्लादेश
सरकार वापस हैं? अरे हम लोग जब वहां गए थे वो मुल्क ईस्ट पाकिस्तान था। हाँ? अब हमारे अबू को क्या पता था कि वहां का सियासी माहौल बिगड़ जाए। वहां जाते ही वो मुल्क तो टुकड़ों में बट जाए और वहां बंगाली और गैर बंगाली के बीच खून बहने का खेल शुरू हो जाए। सब कुछ बदल गया। एक मुसलमान फौजी दूसरे मुसलमान शहरी को बड़े बेरहमी से और सचमुच में अपने ही मुसलमान भाई और पड़ोसी को मारा था सच जबान के नाम पर अपनी पहचान बनाने के लिए। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर हम लोग फांसी आए हैं, लेकिन कानूनी तरीके से आए हैं हिंदुस्तानी पास। ये देख मेरे माता पिता का हिंदुस्तानी पासपोर्ट देख हर जगह भारत सरकार की मोहर लगी हुई है। देख देखो अरे देख तुम देख देखो सब देखो ये मेरे हिंदुस्तानी माता पिता का हिंदुस्तानी पासपोर्ट है। देख तकमील देख। हाँ ये तो ठीक है, मगर वो दलील के कागजात कहाँ है जो हमारे दादा हुजूर ने इस घर का कवाला कराया था? अरे भाई ये तो ढूंढ रहा हूँ सुबह से कम वक्त पूरी फाइल लगाए कहाँ तुमने देखा क्या सब कहाँ किया मैंने? यहाँ मेरे मौला, यहाँ मेरे मुर्शिद, जिंदगी इतनी तंग क्यों है? अरे नहीं यहाँ मेरे मौला, यहाँ मेरे मुर्शिद, यहाँ मेरे मौला, यहाँ मेरे मुर्शिद। नहीं पहले कागजात में जाना दो। अगर कागजात नहीं मिले तो अल्लाह ने निकल आप लोगों की बात क्यों नहीं मान लेते? हाँ पैसा तो मेरे ही ना। बात सिर्फ पैसों की जमाना पैसों की बात नहीं है, लेकिन वो दूसरी जख्मी तो दे रहे हैं ना। ठीक है वो इलाका इस जगह के मुताबिक अच्छा एक बात हम कितने वर्षों से साथ हैं? करीब 28 वर्षों से हम एक साथ हैं, लेकिन अभी तक जोहरा तुम मेरे जज्बात को समझ नहीं पाए। सर तुम्हें तो लगता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं कुछ जानता ही नहीं है। मैं सब जानता हूँ जोहरा, मैं जानता हूँ कि वे लोग इस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए हर तरह की हरकतें अपना रहे हैं, मैं जानता हूँ। तो मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे तुम्हें कैसे समझाऊं बोला? ये इलाका यहाँ मेरी रूह बसती है। बचपन में ना ये इलाका हरी घास से भरा हुआ मैदान हुआ करता था। जगह जगह तरह तरह के पेड़ लगे हुए होते थे। कोई गिरिच नहीं, इमारतें थी बस।
और आश्रम की मस्जिद। खैर अब तो सब कुछ बदल गया है। मैदान गलियों में बदल गए, पेड़ों की जगह इलेक्ट्रिक पोलों में ले। फिर भी ये इलाका मुझे वैसा ही महसूस होता है जैसे मेरे बचपन में हुआ करता था। यहाँ की हवाएं, यहाँ की धूप, यहाँ की बारिश, दिन के उजाले, रात की चांदनी, ये सब मेरे वजूद का हिस्सा है। मैं इन्हें दूर कैसे कर सकता? काश तुम मेरे जज्बात को समझ पाते। हम सबको आपकी बड़ी फिक्र रहती है। अरशद, बस थोड़ा जल्दबाजी हो गया है और कुछ नहीं। इस घर में आने के बाद आपने मुझे जो इज्जत बख्शी है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। अम्मा, या मेरे मौला, या मेरे मुर्शिद, जिंदगी इतनी तंग क्यों है? हम सब तेरे ही बंदे हैं। तूने ये जमीन और आसमान बनाए, इंसान और हैवान बनाए। जब मुझा हुआ चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। बचपन में हम कितने खुश थे। मदरसा से लौटते वक्त मैं और अर्शद खूब खेला करते थे, खूब हंसी मजाक किया करते थे। लेकिन अब उसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा नजर आता है। ऐसा लगता है कि उसकी आंखें कह रही हो कि मैं उत्कर्ष आदमी है जो सिर्फ अपनी ही दुनिया में रहना चाहता है। उत्कर्ष आदमी हूं जो सिर्फ अपनी ही दुनिया में रहना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। सच तो ये है, मैं तुम्हारे लिए, अब्बा के लिए, अम्मा के लिए, रजिया के लिए, इस घर के लिए हमेशा फिक्रमंद रहता हूं। मैंने नौकरी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। चांदनी बाजार में एक कपड़े की दुकान में काम की, लेकिन वहां छोटी सी गलती पर मुझे बंगाल कहकर इतना दलील किया गया कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके बाद नौकरी के नाम पर ही मेरे अंदर खौफ था। मुझे बस बाजार के पास बैठे रहने और दुआएं पढ़ने में सुकून मिलता है। मालिक, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। क्या
10 दिन हो गए तुम्हारे लोग की कोई खबर नहीं। कभी जानने की यहाँ खबर हमारी किसी को कुछ नहीं पता। अल्लाह जाने किस हाल में हैं। गए होंगे बांग्लादेश अपनी अम्मा की तरह जमीन का पैसा वसूलने। जबान तो लगाम दे लड़की। वो भी अम्मा की तरह है, कोई मुसीबत आ जाए तो हर ढूंढने की बजाय बैठ जाते हैं चटाई बिछाकर दुआ पढ़ने के लिए। बड़ा बकवास करती लड़की। जोहरा बहन, अरे वो जोहरा बहन, अस्सलाम वालेकुम। क्या है जोहरा बहन, कुछ लोग आए हुए हैं इस जगह का मुआयना करने के लिए। अगर आप लोगों को पर्दा करना है तो कर लीजिए, तो क्या बड़ा है लोगों को अंदर। अरे भाइयों आ जाओ। वाह, क्या बात है। जल्दी से अपना काम करो रफाई का, वहां से लेकर यहाँ तक और इधर से लेकर उधर तक। हाँ भाई, लो भाई, जल्दी आस्ते आस्ते आराम से भाई। ले थोड़ा नीचे ले। ऊपर ऊपर भाई। हाँ, और नीचे 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 नीचे। थोड़ा सारे रहने दे। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो भाई तुम लोग? क्या हो क्या रहा है यहाँ? मैं कह रही हूँ, निकल यहाँ से। मुतौली साहब, बहुत डेंजर है ये तो। अरे बेटा, तू क्यों घबरा? मैं तुम्हारा जब तक काम कर। अरे बेटा, चुप रहिए। सब जानती हूँ मैं। सारा घेरा आपने ही रचा है। अरे क्या लगे मुझे जल्दी मुतौली साहब, मुतौली साहब। तब से तुम्हें देखना चला रहा खेला करती थी। मक्कारी बंद कीजिए अपनी। अरे मुझे नहीं बताओ। अपने मुतबली के बातें। मुतौली साहब। अरे मियां तू अपना काम कर। तू मेरी कुर्सी पर खड़ा हो गए। मुझे चप्पल पहनकर। अम्मा, मैं कह रही मेरे का खून पिलाऊंगी। अरे वो सोना है, जरा समझाओ, मैं उसे नीचे उतारता हूँ। क्या हो रहा है सर? कौन है ये लोग? कौन हो भाई तुम लोग? हाँ, मुतबली साहब के आदमी है, घर की नपाई करने आए हैं। ये मेरी कुर्सी पर खड़ा हो गया, वो भी चप्पल पहनकर। मैं कह रही हूँ मैं इसका खून पिलाऊंगी। अंदर जाओ। तुम लोग हिम्मत कैसे कर उसने की? हाँ, देखो मम्मी, आपने इन लोगों को अंदर कैसे आने दिया? अरे बेटा, हम लोग तुम्हारे घर में नहीं आए हैं। मतलब तुम्हें तो पता ही है, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और ये पूरी प्रॉपर्टी मस्जिद के हवाले कर दी है। और ऐसा है कि वक्फ कमेटी ने पूरा प्लॉट हम लोगों को 99 साल की लीज पे दे दिया। क्यों भाई? और अब यहाँ एक बड़ी रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनने वाली है। अगर तुम लोग चाहो तो इसमें एक प्लॉट बुक करवा सकते हो, लेकिन हमें दाम बहुत नहीं है। मतलब कि मुतबली साहब किस बुनियाद पर? अरे जोहरा बहन, गफूर भाई हाई कोर्ट में केस हार चुके हैं। मुतबली साहब इस हेयरिंग में आ रहे हैं ना, हम और हेयरिंग कर सकते हैं। हमारी आप लोगों से कोई आपसी दुश्मनी नहीं है। मस्जिद के कमेटी मेंबर आके काउंसलर साहब और मुतवल्ली साहब की रजामंदी से जगह लिस्ट में मिली है और अब इस पर मालिकाना हक हमारा है।
अब बेहतर यही होगा जल्द से जल्द लोग ये जगह खाली कर दो। देखिए, हमने आप लोगों को पहले भी ऑफर दिया था, ये वापस ले लीजिए। इसके बदले कोई दूसरी जगह या मुनासिब पैसे भी दे देते। पर रघु चाचा ने बात नहीं मानी। बात ना मानने का नतीजा देख लिया ना। अरे कोर्ट का अंतिम फैसला रजिया, बाकी है। हम लोग इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। रजिया, तुम अंदर जाओ, मैं इन लोगों को देखता हूँ। जिस दिन कोर्ट का फैसला आया उसके कल होकर कपूर भाई गायब हो गए। अब हम लोग जाने भुआएंगे। साले हरामी, भागना दे। किस तरह से बात कर रहे हो तुम? बेईमान हरामी, भागना दे। गाली मत दो। अच्छा नहीं होगा ये कह दे रहा हूं। जोहरा बहन, जरा समझा लो तुम लड़के को। वो तो बेचारा, आपसे गुजारिश है आप अभी हमसे चलिए। खुदा के वास्ते चलिए चलिए। चलो। क्या कर रहा है? अम्मी मेरे सिर पे खून सवार है। मैं इन सालों को छोड़ूंगा नहीं। मैं इनको जान से मार दूंगा भाई। मैं कहा गया वहां से खबर आई कि तालाब से लाश मिली। उसी को देखने गया था। नहीं, वो आपको नहीं थी। अम्मा जब मैं खाना गया तो पता चला तालाब से लाश मिली है। उसके हाथ पीछे से बंधे और आंखों में पट्टी थी। ये सुनते ही मेरे होश हो गए। मैं लाश को देखने बगैर वहां से आने लगा कि पापा ने जोर से आवाज देकर मुझे पुकारा। मैं बगैर किसी इरादे के उसके पीछे पीछे चला गया और उस लावारिस लाश को देखी। अल्लाह का शुक्र है कि वो अब्बा नहीं थे। जानती हैं अम्मा, जब कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला सुनाया तो अब्बा बिल्कुल खामोश हो गए। ऐसा लगा जैसे वो पैदाइशी घूमे और बहरे हो। अपना भी होश नहीं था। आज मैंने और भाई और बल्कि जो भी बातें करनी थी वो मैंने ही की। उस दिन जब तुम्हारे लड़के से लौटे थे ना तो बहुत खामोश थे। उनके चेहरे पे जो उदासी थी वो मैंने जिंदगी में वैसी उदासी नहीं देखी उनके चेहरे पे। वो घर आए और अपने कमरे में जाकर सो गए। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगा कि शायद खामोश रहने में सुकून मिल रहा है। मैं उसके बगल में जाकर बैठी। अचानक उन्होंने मुझे जोर से अपनी बाहों में ले लिया। उनका बदन कांप रहा था। मैं उनकी पेशानी से लगने लगी। धीरे धीरे मुझे नींद में सो गया। मैंने उन्हें खाने के लिए मुझे लगा कि शायद नींद उनके लिए जरूरी है। खाने के लिए अम्मा, मैंने आपसे उस दिन की एक बात नहीं बताई। अब्बा जब फजर की नमाज के लिए उठे तो मैं भी उनके साथ मस्जिद चला गया नमाज पढ़ने के लिए। हम लोग जब नमाज से फारिग हुए तो मैंने देखा अब्बा बहुत इत्मीनान नजर आ रहे हैं। चेहरे पर किसी तरह की कोई सिलवट नहीं। मस्जिद से बाहर निकलते ही उन्होंने कहा, क्या कहा? मस्जिद को आजा आज हम पहले चहल कदमी करेंगे फिर घर चलेंगे। ठीक है? ठीक है। वो तरह की बातें कर रहे हैं और क्या रहे हैं? जानता है बचपन में मैं अपने दादा बुजुर्ग के साथ रोजाना मस्जिद में फजर की नमाज अदा करने के लिए आता रोजाना। अच्छा। हाँ, फिर वहां से नींद में भाग जाता। फिर वहां जाकर थोड़ा वर्जिश करता है। यूं? फिर घर जाता था। और हम लोग बातें करते करते
शाम रास्ते में आते उस होटल के पास जहाँ के किनारे लोग लेकर आते तो वहां जाकर रुक गया और कहने लगे आदित्य जी अब्बू आएगा हाँ बिल्कुल आप पूरी कितनी प्लेट लेंगे दो प्लेट अब्बू के 2 प्लेट मेरे लिए 1 प्लेट पूरी प्लेट गरम गरम होनी चाहिए साथ में नींबू मिर्च भी है ना अब्बू और प्याज भी हाँ प्याज भी चल आज तुम लोगों ने बिरयानी नहीं खाई? फिर तो बात है हाँ अब्बा और हम लोग बातें करते करते मिट्टू पार करते वहां जाकर अपने बेंच पे बैठ कर कहने लगे आदित्य जी अब्बू मेरे अब्बू मतलब तेरे दादा अक्सर मुझे इस झील के पास लाया करते थे। अच्छा और हम लोग खूब खेला करते थे कभी कभी तो बस पेड़ मुझे डाला ऐसे हाँ पेड़ पे मुझे पकड़ो निकालो। मेरे अब्बू कहते अरे 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 बदमाश गिर जाएगा गिर जाएगा अरे छूटा था संभल के फिर उन्हें खूब दौड़ कर आ रहा क्यों फिर हम लोग लुका छुपी उस वक्त इतना खुश लोगों ने देखा उस वक्त अपनी खुशी में सब कुछ थी ना चाहते हुए मैं खेल कूद में शामिल हुआ अरे अपू ने अपने जेब से रुमाल निकाला और मोटी सी पट्टी बनाकर कागज बांधी और उनके कहने लगे अरे जी अब्बू आजा लुका छुपी अच्छा अभी देख मैं लाया ये देख सुना ये काम कर वो मुझे ये पीछे से कस के हाँ ये छुपे में हाथ नहीं बांधा जाता अरे खेल का असल मजा उस वक्त है जब उसे थोड़ा मुश्किल ना किया जाए अगर दोनों हाथ बड़े होंगे तो उसे अपने साथी को पकड़ने के लिए अभी दूसरे कांधे का सहारा लेना पड़ेगा। समझा ले बांध किसको बांधेगा हाँ किसके बांधना और मैंने अब्बू के हाथ कस के बांध दिए और हम लोग खेल कूद में मजाने लगे अब्बू मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ इस तरफ इस तरह इस तरफ हूँ बात को झलक करने वाले लोग हमें हैरत देख रहे थे मैं उन लोगों से पेट पर होकर खेल कूद में मजाने लगा अब्बू क्या जिंदगी से अब्बू थक गया अब्बू आगे नहीं बढ़ेंगे अब्बू बैठिए अब्बू बैठिए मैंने अब्बू के हाथ खोल दिए नहीं इसे लगे रहने दे माजिद मुझे अंधेरे में बहुत अच्छा लग रहा है अब्बू इस काली पट्टी में आप क्या देखेंगे इसमें आपको सब कुछ काला अंधेरा नजर आता हूँ काले रंग में भी इंद्रधनुष होना चाहिए और मैं वही देख मैं यहाँ तक आ गया था माजिद एक काम कर तू घर जाता है और क्या पता है वो इस तरह जाहिर कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो हम लोग बातें करते करते पिंटू बाग से देख वालों की तरफ गए वहां जाकर अब्बू ने कहा माजिद
तुम घर जाओ, मैं आता हूं। और उसके बाद अम्मा, अम्मा, भाईजान, ये वो भाई है ना जो अम्मा खोज रहे थे? भाईजान, हाँ ये वही अम्मा, आई मिल गई अम्मा। मुझे कुछ नहीं हुआ, जो हुआ है उसे हुआ है। किससे? मैंने मुतवल्ली को मार डाला। मैंने उजड़ी कागजों से जिंदगी अपना वजूद ढूंढती है कागजों में। कागजों में तामीर होते सपने टूटते हैं बार बार। चाक पर चढ़े बेतरतीब बर्तन पनाह मांगते हैं कागजों में। मिट्टी को शक्ल देता कोई कुम्हार, किस्मत या हालात रूह बसती है यहीं कहीं। बेनाम बदरंग सी जिंदगी खोजती है इंद्रधनुष काले रंगों में। लगातार लगातार